Hello everyone, my name is Komal, your English teacher, and today we are going to do the last chapter of your grade 10's first flight book, and the name of the chapter is The Proposal. It is the first play that we're going to read in grade 10, and we are going to read a lot of things about this particular play. Today, the part that we are going to complete is related to a farce. Okay, I will be telling you what a farce is. We will be discussing about the tone, the mood, the theme of this play, and I will be also telling you how this proposal is a farcical play written by Anton Chekhov. So, first of all, let us read about Anton Chekhov. Who was he? What all things did he write? From which country did he belong to? So, very first thing is Anton Chekhov was born in 29 January 1860 and he died on 15 July 1904. So, he lived for I think all pretty much only for 44 years. He died very young and he is one of the best writers of Russia. If you talk about Russian literature, Russian literature, he has great contributions in that particular field. He is a playwright. Basically, बहुत सारे plays लिखे हैं इन्होंने और ये actually novelist या editor नहीं रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा plays लिखते थे और इनके जितने भी famous works हैं, वो भी सारे क्या है plays ही हैं. And he used to write short stories. इनको short stories लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था और आप देखोगे कि the way he used to write it would always include some sort of comedy. His most famous plays, इनके बहुत सारे famous plays है. सबसे पहले The Seagull. इससे आपको आपका third chapter याद आ रहा होगा. Two stories about flying. In that we have read about a baby seagull, a little seagull who is afraid of flying. Second is Uncle Vanya. Then it was written in 1997, and one of his few of the last works that he wrote, Three Sisters and The Cherry Orchid. 1904 इनका जो last play था वो था The Cherry Orchid. And this is a very short introduction about Anton Chekhov. आपको क्या क्या याद रखना है? You need to remember the writer's name. You need to remember the year 1860 to 1904. बहुत ज़रूरी नहीं है year याद रखना. And you have to remember that he is a Russian playwright and short story writer. That is it. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं ये जो प्ले है द प्रपोजल. देखो सुनने में ना बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आएगी. किस चीज का प्रपोजल है, वेदर इट इज रिलेटेड टू मैरिज, अ बिजनेस प्रपोजल, अ ट्रीटी प्रपोजल और व्हाटसोएवर. बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आएगा. लेकिन इस पर्टिकुलर प्ले की थीम क्या है, किस किस लाइन ऑफ थीम पे ये बेस्ड है, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहली बात, एंटन चेकव्स वन एक्ट प्ले द प्रपोजल इज अ फार्शल कॉमेडी. नाउ व्हेन आई से द वर्ड फार्स, फार्स का क्या मतलब होता है? देखो फार्स एक ऐसी कॉमेडी होती है, एक इस तरीके का ह्यूमर होता है जिसमें आप हॉर्स प्ले यूज करते हो, जिसमें आप रिडिकुलस कमेंट्री को यूज करते हो, जिसमें एब्सर्डिटी यानी कि इसमें क्या क्या आएंगे, एब्सर्ड कमेंट्स आएंगे, एब्सर्डिटी इंक्लूड होती है, ठीक है, रिडिकुलस कमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर, और एक तरीके से इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ हॉर्स प्ले यानी कि कॉमेडी लेकिन थोड़ी सी बिलो द बेल्ट वाली कॉमेडी जिसमें बहुत ही वियर्ड, एब्सर्ड और रिडिकुलस चीज़ों को आप इंक्लूड कर देते हैं, जिसमें आप एक दूसरे को अब्यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को टीज कर सकते हैं. यू कैन कॉल ईच अदर बाय नेम्स. उसे हम क्या कहते हैं? फार्स. यानी कि द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर is going to be a little ridiculous. It is going to be a little different. क्योंकि सीबीएसई में जितनी भी आप लैंग्वेजेस पढ़ोगे वो जनरली बहुत ईजी होती है एंड क्लास अप्रोप्रिएट होती है. बट इस चैप्टर की लैंग्वेज में आपको कहीं कहीं थोड़े बहुत अब्यूजेस मिल सकते हैं या थोड़े से हार्श वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ प्ले इट इज. द नेचर ऑफ द प्ले इज फार्स. बेसिकली इट इज अ कॉमेडी. फार्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब होता है ऐसी कॉमेडी जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? एब्सर्डिटी, रिडिकुलस कमेंट्स एंड हॉर्स प्ले. आई होप यहाँ तक समझ में आया हो. तो सबसे पहली लाइन जब भी आपको इस प्ले के बारे में लिखनी है, सो यू विल ऑलवेज राइट दैट द प्रपोजल इज अ फार्शल कॉमेडी
that explores the absurdity of marriage as a social contract rather than a romantic union. देखो अब हम देख रहे हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, हाउ लव मैरिजेस आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय द फैमिलीज, हाउ पीपल आर कमिंग आउट मोर, आप लोगों की जनरेशन है, मोर ओवर आई वुड से जेंजी जो है अपेरेंटली, वो लोग तो बहुत ज़्यादा लव मैरिजेस में बिलीव करते हैं. लाइक दे डोंट वांट their partner to be selected by their parents, rather they want to select their partners on their own. But earlier ये पूरा का पूरा जो प्ले है तो रशियन सोसाइटी में बेस्ड है. यानी कि हम किस किस सोसाइटी के बारे में बात करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रशियन सोसाइटी. तो यहाँ पर और इंडियन सोसाइटी भी काफ़ी सिमिलर है. इफ़ यू थिंक कि इंडियन सोसाइटी इससे बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है. ये जनरली वर्ल्ड लेवल पे कैसे मैरिजेस को परसीव किया जाता है. देखो पहले ज़माने में मैरिजेस वर एक्चुअली नॉट देयर फॉर द रोमांटिक यूनियन. अच्छा, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तुम लोग कमेंट्स में लिख के बताना कि तुम अपने पार्टनर को सिलेक्ट करोगे तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारे पार्टनर के पास बहुत सारे पैसे हैं, या तुम ये देखोगे कि तुम्हारा पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, रिस्पेक्टफुल है, ही और शी रिगार्ड्स यू. तो तुम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इफ यू आस्क मी, so I will select my partner on the basis of these qualities rather than money. I don't want money, I can earn it myself, my partner can earn it himself. Okay, what is actually required in the institution of marriage is the respect towards each other, that you should, you should understand each other's point, there should be an understanding, there should be a bond between the two, there should be a mutual, understanding and respect, as I'm telling you people. So love, care, empathy, all these good emotions, positive outlook, all these points matter when it comes to my partner selection. लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि पहले की सोसाइटी में शादियाँ जो मैरिजेस होती है, दे वर एक्चुअली नॉट बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स. दे वर जस्ट दे वर बेसिकली अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तुम लोगों ने हिंदी मूवीज में देखी होगी ना, इतने बड़े बाप की बेटी इतने छोटे घर में कभी नहीं जाएगी. ये क्या है कि लोग अपने सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या करते थे, अपने बच्चों की शादी करते थे. जो एक दूसरे को इकोनॉमिक बेनिफिट देखने के बाद जो शादियां होती हैं, उन्हीं शादियों को यहाँ पर बात किया गया है. दैट मैरिज is which should be a romantic union, which should come out of understanding, care, love and empathy towards each other, has merely become an economic extension of the empire. How people think that marriage can be a point in which wealthy people can marry into wealthy people and they can extend their empire, and that is the basic theme of this play, that is the प्रपोजल. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को. नाउ ये कौन सी पर्टिकुलर प्लेस पे सेट है? सो इट इज सेट इन रूरल रशिया एंड द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स तुम्हें मिलेंगे. स्पेसिफिकली देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स. सबसे पहले इवान लोमोव, एंड व्हाट ही डज बेसिकली, ही अटेम्प्ट्स टू प्रपोज नतालिया. और ये नतालिया कौन है? उसकी नेबर है. Why the play has the name The Proposal? Because in the very starting we see that Ivan Lomo Veselovich, who is a wealthy landowner, he goes to Chubukov's house. There are three characters, as I told you: Ivan Lomo Vasilevich, Stepan Chubukov and Natalia Chubukov. Stepanova Chubukov is basically Natalia's father. राइट तो एक फादर डॉटर है और एक कौन है? ग्रूम है. एंड दिस ग्रूम कम्स टू द नेबर्स हाउस, नतालिया के घर पे आता है, एंड ही स्टार्ट्स द चैप्टर. एंटन चेखव बेसिकली पूरा चैप्टर ही किससे शुरू करते हैं? दे स्टार्ट द चैप्टर विद द प्रपोजल इटसेल्फ. दैट इज वाई इसका टाइटल भी यही है, एंड दिस इज व्हाट वी आर रीडिंग इन द थीम एज वेल. दैट लोमो वॉक्स इनटू देयर हाउस in order to propose Natalia Chubukov, right? Only for the occasion to be repeatedly derailed by the petty arguments over the ownership and hunting dogs. But do they stick on the topic? Look, when someone comes for the proposal, first of all, they come with the composure. If you want to propose someone, okay, जब भी आपको किसी को प्रपोज करना है तो आप क्या करते हो? आप उनकी बातों को मानते हो, उनकी बातों को सुनते हो, कुछ स्पेशल करते हो. लेकिन ये मैरिज बिल्कुल भी नॉर्मल मैरिज नहीं थी. ये क्या था? एक तरीके का इकोनॉमिक टाई था. इकोनॉमिक टाई का क्या मतलब होता है बेटा? दैट
दोनों फैमिलीज एक दूसरे से इसलिए शादी करना चाहते थे क्योंकि वो वेल्दी फैमिलीज से बिलोंग करते थे। बोथ वर लैंड ओनर्स, और अगर वो आपस में शादी करते, एक तो नेबरहुड में उनका बहुत नाम हो जाता, ऑल्सो उनका एम्पायर एक्सटेंड हो जाता। जिसकी वजह से ये जो मैरिज थी वो बहुत ज्यादा, जो प्रपोजल भी था इटसेल्फ वाज वेरी फ्यूटाइल, दिस प्रपोजल वाज वेरी फ्यूटाइल। एंड हाउ वॉज इट फ्यूटाइल? इट वॉज फ्यूटाइल इन द सेंस कि बार बार बात प्रपोजल की हो ही नहीं पा रही थी। प्रपोजल से पहले ही नतालिया एंड लोमोव, दे बोथ स्टार्टेड फाइटिंग एंडलेसली। एंड ऑन व्हाट ऑल टॉपिक्स डिड दे फाइट? Sometimes they fought about the ownership of the meadows, sometimes they talk about the hunting dogs. And they were so immature and they were so petty by their mind that they totally forgot that they both were going to marry each other. And they argued like anything. They argued and insulted and harassed each other. There was no self-respect seen in the two characters, and you will see at the end what will happen. Even after insulting each other so much, they both will get married, and that is why it is farcical comedy. It is a farce. Why poet used why writer used farce? Because he knows the kind of character development he did. Farce was the best thing because he wanted to tell people that how economic ties become so important for the people that they forget about their respect, they forget about the basic of any relationship, and they still go into that relationship just because they're going to have materialistic advantages. I hope यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दो एग्जैजरेटेड क्वारल्स, एग्जैजरेटेड यानी कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लड़ाइयां होती हैं उनकी, और एकदम ड्रामेटिक लेवल पे लड़ाई होती है। ड्रामेटिक रिएक्शंस, शेकॉफ satirizes the materialistic concerns and ego-driven pride of the landowning class, highlighting how trivial disputes can overshadow meaningful relationship. राइट? तो यही मैंने अभी आपको बताया कि शेकॉव ने एक सटायर प्ले किया है, सरकास्टिकली सोसाइटी को बताने की कोशिश की है कि भैया हम लोग क्या करते हैं, हम रिश्तों को रिश्तों की तरह नहीं लेते और हम उनको एक तरीके से वे करने लग जाते हैं कि जिस रिश्ते से हमें ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट होता है हम उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जिस रिश्ते से हमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, उस रिश्ते पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. And that is why he satirizes that people should not take their marriage as per the economic ties. The basic of marriage as an institution is the love, care, empathy, understanding, and respect towards each other. And one should follow all these things in order to find a partner, not just the money and looks, because they are very temporary. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. चलो लेट अस मूव कि हाउ दिस इज अ फार्स. व्हाई डू यू कॉल दिस पर्टिकुलर जो आपका ये जो प्रपोजल एक प्ले है, इसको हम फार्स क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है. सो प्लीज इस वीडियो को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, यू प्लीज पॉज इट हियर ओनली एंड यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो इन योर नोटबुक फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस. चलो abhi I will explain you guys why is it very required to study, why this play is written in farce only. So as a farce, the proposal by Anton Chekhov uses exaggerated situation, rapid dialogue, and absurd behavior to create humor and highlight the foolishness of human nature. तो किन किन एलिमेंट्स का यूज किया गया है? सबसे पहले एग्जैजरेटेड सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को इतना खींच दिया है. देखो जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एंटन शेखोव लोगों को कुछ सिखाना चाहते थे, और कई सिचुएशंस में ऐसा होता भी होगा, तो इसीलिए उन्होंने सिचुएशंस को रबर की तरह खींच दिया है, एग्जैजरेट करके हमको समझाने की कोशिश की है. Then he has also used rapid dialogues and absurd behavior. And why did he use all these, very difficult elements? So that he can create humor. ठीक है, एक दूसरे को पेटी फॉगर बोल रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं दैट यू आर अ पिग, यू आर अ pumpkin looking like. These are basically, and imagine you're calling these things to each other and you're going to get married in future. They throw Lomov away. They ask Lomov to leave the house at once, and within few minutes Chubukov again goes back and calls Lomov. So Lomov, he just got insulted,
and with no self respect he comes back and starts arguing again. So imagine, there has been extreme humor created with this absurd behavior only, and it also highlights the foolishness of human nature, how human, how human turn blind eye towards money. जैसे ही पैसा दिखता है तो कितना foolish, कितना absurd, naive and sometimes dumb act करने की, buffoon, buffoonery की बात की गई है यहाँ पर, that how people are, they turn buffoonery, they become buffoonery in front of the money, and they don't care much about their self respect, they only care about the money. This has been told in this particular, this is why it is the farce. The play is a farce. Okay. द प्ले टर्न्स अ सीरियस इवेंट अ मैरिज प्रपोजल. देखो, जो मैरिज प्रपोजल है ना, ये बहुत ही सीरियस इवेंट है. मैरिज को वी कॉल द सेकेंड लाइफ. वी स्टेप इनटू अ न्यू जोन, वी स्टेप इनटू अ न्यू सीरीज ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर. बट इतने सीरियस टॉपिक पे भी कोई कितना झगड़ सकता है, अब्यूज कर सकता है, टीज कर सकता है और हरास कर सकता है, वो हम लोगों को एंटन चेखोव ने लिख के दिया है. और यहाँ पर ये दे ऑल दे कम into a comical fiasco. They come in such a comical confusion that you once will read the play. It is a very long chapter. You'll have quite a few parts of this particular chapter. But once you're going to read about it, you'll find that how absurd, how, nonsensical things have been, done by these three characters, that they come into this comical fiasco kind of a thing. And, this it descends upon these three characters. You would see that they will be involved into irrational arguments. एंड ये जो इरेशनल आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि भैया देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, या पता नहीं किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. द मैटर्स आर सो ट्रिवियल. ट्रिवियल का मतलब होता है पेटी, यानी कि इतनी ज्यादा छोटी चीजों पे ये लड़ रहे हैं दैट वन कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट इट. जैसे कि प्रॉपर्टी बाउंड्रीज एंड दे डॉग्स. चलो, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज तो फिर भी एक सीरियस मैटर है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का साइज था वो इतना छोटा था और वो दोनों के लिए इतनी ज्यादा अनमीनिंगफुल प्रॉपर्टी थी, बट दे स्टिल चोज टू फाइट ओवर it. And who can fight about dogs? If you are going to marry a man and that man also has a pet dog and you also have a pet dog, so would you fight that man or would you fight that woman for the dog? Would you just, would you, हम बोलते हैं किसी तरीके से, क्या तुम अपना रिलेशनशिप उस पर्सन से स्पॉइल कर लोगे जस्ट बिकॉज यू हैव टू प्रूव हुज डॉग इज बेटर? बट ऐसी चीजें नतालिया और लोमोव दोनों ने ही की है. दैट इज वाई इट इज फार्स अगेन. एंड एग्जैजुरेटेड इमोशंस है, फिजिकल आउटबर्स्ट है. यू विल सी फिजिकल आउटबर्स्ट किसके फॉर्म में है? पैल्पिटेशंस के फॉर्म में है. पैल्पिटेशन होता है जब आपका हार्ट बहुत जोर से रेस करने लग जाता है. तो ये पैल्पिटेशन की बीमारी थी हमारे लोमोव को. जैसे ही उसे गुस्सा आ जाता था, जैसे ही उसे किसी भी तरीके का एक्सेसिव इमोशन फील होता था, तो हिज हार्ट वुड स्टार्ट रेजिंग एंड ही वुड फॉल अनकॉन्शियस. और बहुत सारी ऐसी उसे बीमारियां भी थी. ही वाज 35 years old, ही वाज अ ल्यूनाटिक, ही ऑल्सो यूज्ड टू स्लीप वॉक. तो ये सारी चीज़ों के भी एलिमेंट्स बना के फार्शियल कॉमेडी की तरह इनको यूज किया गया है. And constant misunderstanding. You would see that the characters are misunderstood constantly, right? कि आप just give me a second. I am not able to choose. Okay, understood. So these characters, they're not able to understand each other. देखो, मैंने कितनी बार इस वर्ड पे मैंने फोकस किया, एम्फेसिस किया कि किसी भी मैरिज की शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग से. बट उनका जो इनिशियल कॉन्वर्जेशन ही है वो ही किस पे बेस्ड है? मिसअंडरस्टैंडिंग पे. एंड दीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर बीइंग क्रिएटेड फास्ट पेस्ड, यानी कि बार बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती जा रही है. इट वॉज क्रिएटिंग ऑलमोस्ट chaotic atmosphere that mocks societal norms and exposes the vanity and stubbornness of the कैरेक्टर्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यही जो पूरा जो ब्यूटी है प्ले का, ये यही है कि कैसे राइटर सटायर कर रहे हैं, सटायर प्ले कर रहे हैं
that how we people, we human beings are just running behind the economic ties, and we forget about the basic requirement of any relationship. And when marriages fail, we do not blame ourselves. We blame the people, we blame the situation, rather than we should blame ourselves, because we are selecting a partner on the basis of materialistic requirements, and we are not searching for a partner who's good at understanding, who's good with love, care, and empathy. And that is why this particular play, it showcases the vanity and the stubbornness of the characters. I hope why this play is a farce is understood by all of you. Chal, let us move forward. Acha, we still have a line. Chekhov masterfully uses farce to entertain while offering sharp social commentary. देखो अब वापस से मैंने बोला कि ये बहुत ही in a very beautiful way he is trying to use it. He only used farce because he wanted to show how bad people become, how evilish they become, कितने ज़्यादा वो evil हो जाते हैं, कितने ज़्यादा वो greedy हो जाते हैं, कितने ज़्यादा वो जेलस हो जाते हैं किसी की भी डेवलपमेंट से, किसी के भी ग्रोथ से, एंड उसकी वजह से क्या होता है, दे टेक सच स्टूपिड डिसीजंस. एंड ये इट इज़ एन एंटरटेनमेंट, इट इज़ ऑल एन एंटरटेनमेंट थिंग, एंड इट ऑल्सो it's not just for entertainment, it serves, this particular play is a farce which serves as an entertainment, but at the same time it gives a sharp contrast with the social commentary, that how it is very much required in our world to become better. If we are not going to choose our partners, if we are not going to make these very sacred and pure thing like marriage, if we are not going to keep them pure and sacred, then these things will affect the society as whole. I hope यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. चलो, let us move to the tone. किस तरीके की tone use है? देखो, tone of the proposal by Anton Chekhov is light-hearted, humorous and satirical. बहुत important words है बच्चों, ये please लिख लो. Light-hearted है, आप कहीं से नहीं लगेगा. Serious conversations भी. In fact, if you will look at the way writer is trying to present his thing, एक बहुत serious matter जहाँ एक दूसरे की insult कर रहे हैं, वो भी इतनी लाइट लैंग्वेज में लिखी गई है कि दैट यू पीपल विल लाफ ऑन इट. इट इज ह्यूमरस क्योंकि बहुत हंसी मजाक है, और एब्सर्ड मतलब एकदम गंदे मजाक है, इसलिए ह्यूमरस के साथ साथ क्या है, सटायरिकल ऑल्सो. यू कैन से दैट इट इज फार्शियल एज वेल. अगर तुम टोन में ये लिख के आते हो दैट द टोन इज फार्शियल, देन ऑल्सो इट विल बी करेक्ट. Although the subject marriage is traditionally serious, Chekhov treats it with irony and mockery. ये भी टोन है, टोन ironical भी है and टोन mockery भी है. ठीक है, याद रखना. देखो, जो सब्जेक्ट जो टाइटल है, जो इस पूरी की पूरे चैप्टर का थीम है, वो है मैरिज. और मैरिज हमारे लिए एटलीस्ट हिंदू सोसाइटी में तो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है. इतने सीरियस टॉपिक को इतने सटायरिकल, इतने आयरॉनिकल और इतने मॉकिंग वे में प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से इसकी जो टोन है वो क्या बन जाती है, लाइट हार्टेड बन जाती है. एंड हाउ इट इज हाईलाइटिंग दैट रिडिकुलसनेस ऑफ हाउ सीरियसली पीपल टेक माइनर इश्यूज. और ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग अपने ईगो में, in order to satisfy their ego, they take very minor issues in a ridiculously exaggerated way. बहुत छोटे छोटे पेटी इश्यूज को भी लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं, जस्ट बिकॉज उनको क्या करना होता है, उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है, या उनको अपनी सुपीरियोरिटी को प्रूव करना होता है. सो इन ऑर्डर टू प्रूव देयर सुपीरियोरिटी एंड इन ऑर्डर टू satisfy their ego, how people take ridiculously small and petty issues in such an exaggerated way that it often leads to the final separation. And this is what the basic behavior of Chibukov, Natalia and Lomov is. वो हर छोटी छोटी चीज में अपनी सुपीरियोरिटी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, due to which they are going to fight a lot. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. ठीक है,
The characters' exaggerated quarrels, dramatic expressions, and constant misunderstandings create a comical tone. अब देखो ये सारी चीजें मिला के क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी कॉमिकल टोन. और क्या क्या है, एग्जैजरेटेड क्वारल्स हैं, बहुत ही खींचातान करके लड़ रहे हैं. ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस, मुंह के एक्सप्रेशंस, कोई जमीन पे गिर रहा है, कोई पानी मांग रहा है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं. ठीक है. एंड कॉन्स्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्रिएट कर रही है, एक तरीके से कॉमिकल टोन को क्रिएट कर रही है. एट द सेम टाइम द टोन कैरीज एन अंडर करंट ऑफ क्रिटिक, subtly pointing out the flaws in social values such as pride, materialism, superficiality, and in relationships. अब एक अंडरटोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस तुम लोग लिख लो, बहुत बहुत अच्छी लाइंस है, कि एक अंडरटोन भी है इस पूरे के पूरे प्ले में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और वो है क्रिटिसिज्म. क्रिटिक टोन है, यानी कि इसकी निंदा की जा रही है. और किन चीजों की निंदा की जा रही है, किस चीज को क्रिटिसाइज और कंडेम किया जा रहा है. सबसे पहले दैट हाउ प्राइड पीपल टेक इन स्मॉल थिंग्स दैट दे डू. छोटी छोटी चीजों में वो जितना प्राउड, ईगो और सुपीरियोरिटी लेते हैं उस चीज की. मटेरियलिज्म, कैसे हमारे सारे रिश्ते सिर्फ पैसों के ऊपर बेस हो चुके हैं, और रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स, बॉन्ड, इनकी किसी को भी चिंता नहीं है. सुपरफिशियलिटी, हाउ वी आर डाइंग इन शो ऑफ, कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ. वी ऑल आर डाइंग इन दैट ओनली, एंड वी डू नॉट रियली केयर अबाउट द बेसिक थिंग्स विच गिव अस हैप्पीनेस. और फाइनली कि सुपरफिशियलिटी किस में है, रिलेशनशिप्स में आ चुकी है. रिलेशनशिप्स को हम प्यार, लव, केयर, एम्पैथी, पॉजिटिव आउटलुक से नहीं नापते हैं. सिर्फ हम किस चीज से नापते हैं कि कोई मुझे कितने गिफ्ट्स दे रहा है, कोई मुझे कितनी बार बाहर घुमाने लेके जा रहा है. तो ये सारी चीजें सुपरफिशियलिटी होती है, आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, जिससे कभी भी हमें हमारे रिलेशनशिप को जज नहीं करना चाहिए. ठीक है. चल, लेट अस मूव. आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा टोन को. तुम्हें लगेगा कि एक ही एक चीज हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट को आंसर करने के लिए जो वे ऑफ राइटिंग है वो बदल जाएगा. अगर आप थीम लिख रहे हो तो थीम के लिए वो पर्टिकुलर वोकैबुलरी आएगी, वही पर्टिकुलर लाइंस आएंगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है. हम टोन की बात करें तो देखो उसके एडजेक्टिव्स, उसकी वोकैबुलरी बिल्कुल बदल जाएगी. तो कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन the kind of words that you're going to use, the grammatical and the sentence formation is going to change. So we'll keep on doing everything once or twice or thrice so that it fits in your head. I hope यहाँ तक clear हो गया. Let us come and talk about the mood of the chapter. What is the mood of the play? देखो सबसे पहली बात वही सेम कॉमेडिक है, chaotic है, and often shifting from light hearted to tense. अगर ओवरऑल इमोशन देखो, मूड होता है इमोशन टू बी फेल्ट बाय रीडर्स, यानी कि जो इमोशन रीड करते टाइम आपको फील होगा वो तो क्या होता है, मूड होता है. यानी कि पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल इमोशन जो आप फील कर सकते हो. लेकिन ऑन द अदर हैंड टोन क्या होता है, इमोशन फेल्ट बाय द राइटर. वो इमोशन जो राइटर फील करता है हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज द टोन ऑफ द पोएम. तो यहाँ का मूड क्या है, एज आई टोल्ड यू कॉमेडिक मूड है, कियोटिक है. आप देखोगे कैसे हर चीज इतनी डिसऑर्गेनाइज होगी, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वही एक दूसरे को वापस बुला रहे हैं, वही शादी हो जाएगी. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कियोटिक. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इट इज बट ये सिर्फ इसी मूड, इसी इमोशन, आपको यही इमोशन फील नहीं होगा. कभी कभार आपको लगेगा कि मैटर इज गोइंग टेंस, देयर इज अ टेंशन बिटवीन द टू कैरेक्टर्स विच विल बी बिल्डिंग अप, देन अगैन इट विल शिफ्ट टू कॉमेडी. सो देयर इज अ कॉन्स्टेंट शिफ्ट इन द इमोशन. ओके.
It evokes amusement, surprise, and sometimes frustration as petty issues spiral out control during what should be a romantic proposal. So, proposal, it doesn't, at the end, we see when we are going to analyze it, we'll see that there is a constant surprise going on in the whole play, because we see that the romantic proposal should remain romantic and it should have good feelings, like, as I've been telling you, that it should have the feeling of surprise, attraction, you're getting enticed with each other. But rather than all these things, we see that these characters, they're in constant quarrel, due to which there is a constant surprise felt by the readers. What is the setting of the play? ओके, द एटमोसफियर, द एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया था रूरल रशिया की सेटिंग में ये प्ले पूरा सेट है. तो अगेन ये एक ड्राइंग रूम है. सबसे पहली बात तो रूरल रशिया है, जहां पर क्या है, लैंड ओनर्स रहते हैं. और ये किसके घर की बात है? ये स्टेपन चुबुकोव. आई एम रियली सॉरी. स्टेपन चुबुकोव कौन है बेटा? नतालिया चुबुकोव, जो कि ब्राइड टू बी है. ठीक है, उसके कौन है? ये फादर साहब है. ठीक है, तो स्टेपन चुबुकोव के घर पे ये उनके घर के भी किस पार्ट में? ड्राइंग रूम में ये पूरा का पूरा प्ले सेट है. ये यहीं से शुरू होगा और यहीं पर ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, इन रूरल रशिया. द सेटिंग इज सिंपल, डोमेस्टिक एंड रिफ्लेक्टिंग द एवरीडे लाइव्स ऑफ लैंड ओनिंग क्लास. सबसे पहली बात, लैंड ओनिंग क्लास यानी कि हाई क्लास, रिच, वेल्दी पीपल हु लिव लग्जरियस लाइफस्टाइल. तो एक सिंपल सी डोमेस्टिक लाइफस्टाइल की सेटिंग है, लेकिन ये किसकी डोमेस्टिक लाइफस्टाइल है? ऑफ रिच पीपल, ऑफ लैंड ओनिंग वेल्दी क्लास ऑफ रशिया. एंड अगेन सेम इसमें फार्शियल कॉमेडी तो है, लेकिन ये किसको रिफ्लेक्ट करती है? रियल एनवायरनमेंट ऑफ रशिया. रशिया का उस टाइम पे 1901 और 1800s के लास्ट ईयर्स में कैसी रशियन सोसाइटी थी, ये इसका एक अच्छा पिक्चर हमें एंटन चेखोव ने दिया है. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. हमने सबसे पहले थीम को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वाई द प्रपोजल इज अ फार्स. आफ्टर रीडिंग दैट वी ऑल्सो कवर्ड द फैक्ट दैट द प्रपोजल इज अ फार्स, बट it has a different tone, it has a different theme, and it has a different setting. And we also read about the different kind of emotion which are being felt by the readers after reading the whole play. So that was the mood. So we've completed all these points. If you didn't understand a single thing, you please comment it down below and I will surely help you out in understanding that particular topic. Now we shall start with the play. We shall start with the character introduction. And I think next video में, next part में हम play को भी पढ़ना चालू कर देंगे. ठीक है, before you read पढ़ते हैं हम लोग. The proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888 and 89. I don't think so there is any explanation required for it. We will move to the next line. द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी. देखो, टेंडेंसी होता है प्रोक्लिविटी. प्रोक्लिविटी होता है किसी को भी किसी भी काम के करने की इच्छा. हम बोलते हैं ना कि इसकी प्रवृत्ति ही खराब है, इसका बिहेवियर, किसी का बिहेवियर किसी भी काम को करने का, किसी भी काम करने की, कोई भी काम करने की इच्छा, या किसी के भी कोई काम करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? आई एम रियली सॉरी. किसी के भी काम के करने की किसी भी तरीके की इच्छा या प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? प्रोक्लिविटी कहते हैं या टेंडेंसी. तो ये प्ले बता रहा है लोगों के बिहेवियर के बारे में. टेंडेंसी को तुम बिहेवियर भी कह सकते हो, लोगों के बिहेवियर के बारे में. और वो भी कौन से पर्टिकुलर लोग? अबाउट द वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज. टाइज यानी कि मैरिज, यानी कि ये किस तरीके के रिश्ते जोड़ते हैं? विद ओनली अदर फैमिली टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. यहाँ पर राइटर हमें बोल रहे हैं कि जो वेल्दी लोग हैं उनका एक बिहेवियरल थिंग है, एंड दैट बिहेवियरल थिंग इज दैट दे ओनली मैरी देयर सन्स एंड डॉटर्स
to other wealthy families so that with the help of that marriage they can come into an economic alliance. वो एक तरीके से क्या कर सके, अपने एम्पायर को बढ़ा सके, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न मैरिजेस फेल्ड. उस टाइम की बात कर रही हूं मैं, रशिया के 1889 और 88 की बात कर रही हूं मैं. ठीक है. एस्टेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old Natalia. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. अब देखो, जो तीन कैरेक्टर्स हैं, मैं एक बार तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ कैरेक्टर्स. अच्छा, इसमें हमारे पास नहीं है. एक है इवान लोमोव, ये है हमारे ग्रूम साहब. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ही इज द ग्रूम. ठीक है. स्टेपन चुबुकोव कौन है, फादर इन लॉ है किसके, इवान लोमोव के. और जो हमारी नतालिया चुबुकोव है, ये कौन है, हमारी ब्राइड है. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, नतालिया सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड की है, वेरस जो हमारे इवान लोमोव है ये कितने ईयर्स के हैं, 35, which is also a very big age gap, very big age difference. ठीक है. तो ये एज डिफरेंस भी कोई मायने नहीं रखता अगर आप एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज देन यू आर गुड टू गो टू मैरी एनी गर्ल ऑफ एनी एज. एंड दैट इज वाई ये दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स. और इवान आएगा चुबुकोव के घर पे नतालिया का हाथ मांगने. ऑल थ्री आर क्वारलसम. बहुत ही क्वारलसम होता है फाइटिंग बिहेवियर. जो लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं, हर बात पे, हर छोटी बात पे लड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वारलसम. एंड बेसिकली ये हर छोटी इशू पे, पेटी इश्यूज पे लड़ते थे. सो दे ऑल वुड फाइट ऑन ऑल स्मॉल पेटी इश्यूज. हर छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे जिसकी वजह से आगे हमारे चैप्टर का डेवलपमेंट होगा. ठीक है. द प्रपोजल, अब फिर इन्हीं लड़ाई की वजह से क्या हो जाता है, द प्रपोजल कम्स इन द डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन amidst all the quarreling, but economic good sense ensures that proposal is made and then quarreling perhaps continues. हम देखते हैं कि we see that they quarrel too much that there will come a point, जब मैंने तुम्हें बताया था वो लोमोव को घर से निकाल के फेंक देते हैं बाहर. एंड वहां पर क्या होता है, एकदम से ऐसा लगता है रीडर्स को कि अब तो शादी हो ही नहीं पाएगी. अब तो जो प्रपोजल है वो क्या हो चुका है, डेंजर में आ चुका है. अब प्रपोजल होगा ही नहीं. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि दे आर चार्ज्ड बाय द वेल्दी टाइज बिकॉज दे वांट टू हैव मनी ओवर रिस्पेक्ट. So despite all the disrespect that they give to each other, finally we see that the marriage will happen irrespective of the constant quarreling. And this is the basic of your first part of the proposal. That is how it is a play. And what kind of play is it? You have to remember it is a farce. And the very first thing that we learned, the very first learning outcome that you need to remember is that marriages in early Russian society was just a barter for the extension of their empire. मैरिजेस पहले लोगों के लिए सिर्फ एक बार्टर था, यानी कि आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा एम्पायर का और मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा. उसके अलावा मैरिजेस में लड़के की मैच्योरिटी, लड़की की मैच्योरिटी, उनकी फीलिंग्स, उनका बिहेवियर, उनका नेचर बिल्कुल नहीं देखा जाता था. अगर आप एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो तो यू आर गुड टू गो टू मैरी एनी वेल्दी गर्ल और बॉय. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. Let us quickly solve few questions. Very first question is, in the play The Proposal, who seeks the hand of Natalia? Seek का मतलब होता है लेना. Okay? I seek advice from you. मैं तुमसे advice लेती हूँ. तो कौन नतालिया का hand लेने आया था? अब you have to remember it. Quickly answer. I'll give you 5 seconds.
एंड आई होप यहाँ तक सब बच्चों को आंसर आ गया होगा दैट इवान लोमो वेसलविच हैज कम टू आस्क फॉर हैंड इन मैरिज ऑफ नतालिया फ्रॉम हिज हर फादर चुबको. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the underlying theme of the chapter, The Proposal? इसकी क्या थीम है? What theme are we going to read about? The importance of love. अच्छा, मैंने जितनी बार भी पढ़ा है तो मैंने क्या कभी बोला कि भैया it is actually showcasing how love is more important to the people and not the economic ties. ये एक तरीके की थीम है, बट ये थीम ना होके ये क्या है? मैसेज है इस चैप्टर का, that we should, we should impose द इम्पोर्टेंस ऑफ लव. हमें लव की इम्पोर्टेंस को इम्पोज करना चाहिए. तो ये मैसेज है, ये थीम तो नहीं है. मैरिजेस फॉर इकोनॉमिक रीजन, यस इट कैन बी वन ऑफ द आंसर्स. फ्रेंडशिप अमंग नेबर्स, नहीं, ऐसी भी कोई थीम की बात नहीं की गई है. Last, the joy of celebration. We will never see any celebration in the chapter. Rather, we'll see that they'll keep on arguing. I'm really sorry. They will keep on quarreling with each other, so which cancels out the last option as well, and which makes B as the answer. Marriages for economic reasons. I hope you all understood the first part of this chapter. We did not read anything from the text itself. We only completed few topics like what type of play the proposal is, what is the tone, what is the theme, mood, and setting of the play. I think these particular things would give you a better understanding of what we're going to read in the text, and you would be able to connect to these points once we'll start reading the text itself. And as always, I tell you people that for your grade 10 preparations, please stick to Mission Gyan. And for your grade 10 English preparations, stick to your Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care and study well.